हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी सन 2002 में आई हुई मूवी क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। जी हाँ, इस गाने को आपने एफएम पर बहुत ही ज्यादा सुना होगा या टीवी पर भी इस गाने को देखा होगा, क्योंकि ये गाना उस जमाने का काफी ज्यादा सुनने वाला गाना हुआ करता था। इस मूवी के सारे गाने बड़े ही जबरदस्त थे और इस गाने को कंपोज किया था इसने मेजॉरिटी इस मूवी के सभी गानों को कंपोज किया था हिमेश रेशमिया ने। और इस मूवी का एक गाना तो चार्ट बस्टर हुआ करता था, जिसे एकता कपूर अपने हर सीरियल में बजाती थी। क्यों? क्योंकि उनके भाई साहब इस फिल्म में थे, जिनका नाम है तुषार कपूर। जी हाँ, तुषार कपूर और ईशा देओल इस मूवी के मुख्य कलाकार थे। वैसे इस मूवी में राजेश खन्ना और राज बब्बर जैसे दिग्गज कलाकार भी थे, लेकिन राजेश खन्ना से ज्यादा आप कह सकते हैं ईशा देओल और तुषार कपूर को ज्यादा देखा जा रहा था, क्योंकि इन दोनों के माता पिता ने अपने जमाने में साथ में काफी काम किया है। हेमा मालिनी और जितेंद्र की जोड़ी काफी पसंद की जाती थी अपने जमाने में, और कहा जाता है कि दोनों एक वक्त पे काफी करीब हुआ करते थे। लेकिन धर्मेंद्र बीच में आ गए और उधर जितेंद्र की जिंदगी में ऑलरेडी उनकी होने वाली पत्नी जो थी शोभा, वो भी आ चुकी थी। तो अब ये देखिए, रूमर है या सच है मुझे नहीं पता, लेकिन काफी चर्चे होते हैं जब हेमा मालिनी की निजी जिंदगी पर नजर डाली जाती है, उनकी रोमांटिक लाइफ पर नजर डाली जाती है, तो बहुत सारे लोग उनसे शादी करना चाहते थे, और जिसमें संजीव कुमार का नाम तो है ही है। और कहा जाता है कि जितेंद्र साहब भी उनको पसंद किया करते थे। अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों के बीच में बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि ठीक है, रिलेशनशिप नहीं चला तो म्यूचुअली जो है सेपरेट हो गए, और फिर कभी साथ काम करने का मौका मिला तो दूर दूर से करके निकल लिए। अच्छा, मैं बता दूं कि हेमा मालिनी और जितेंद्र ने एक शो को भी जज किया था जिसका नाम था डांसिंग क्वीन, जो कलर्स चैनल पर शुरू हुआ था, जिसकी विनर बनी थी संभावना सेठ। तो दोनों ने साथ में काम भी किया है और रियलिटी शो पर जज के तौर पर भी इकट्ठे नजर आए हैं। तो इन दोनों के बच्चों की ये फिल्म थी साथ में, और काफी फिल्म से उम्मीद भी की जा रही थी। और इस मूवी के डायरेक्टर थे संजय चहल। संजय चहल बहुत ही टैलेंटेड राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं। उन्होंने काफी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं, गाने लिखे हैं, फिल्में डायरेक्ट करी हैं। वो बात अलग है कि उनकी फिल्में डायरेक्ट की हुई कभी चली नहीं, लेकिन उनके गाने बहुत सुपर डुपर हिट हुए हैं। जैसे कि संजय दत्त के साथ और उर्मिला मातोंडकर के साथ उन्होंने एक फिल्म बनाई थी खूबसूरत। एक खूबसूरत मूवी तो रेखा जी की थी, जिसमें आप कह सकते हैं राकेश रोशन भी थे, अशोक कुमार थे। लेकिन ये 99 में आई थी फिल्म खूबसूरत, जिसका गाना काफी पॉपुलर हुआ था, ए शिवानी तू लगती है नानी। और इसका टाइटल ट्रैक भी बहुत खूबसूरत हो, और इसका एक डांडिया सॉन्ग भी काफी फेमस हुआ था। और इसमें जेडी मंजीठिया भी आपको दिखे होंगे जब वो यंग हुआ करते थे। अब तो फिर आने वाले वक्त में तो फिर वो फिल्म फिल्म के नहीं बल्कि सीरियल के काफी मशहूर डायरेक्टर भी बने, जिन्होंने बा बहू बेबी नाम का एक बहुत ही फेमस शो भी बनाया था जो स्टार प्लस पे आया करता था। और भी उनके काफी शोज हैं जैसे खिचड़ी। तो हम जेडी मंजीठिया को सारा भाई वर्सेस सारा भाई के लिए भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले वो फिल्मों में एक्टिंग भी किया करते थे, और इस फिल्म में भी आपको वो देखने को मिलेंगे खूबसूरत नाम की फिल्म में उनका भी एक छोटा सा रोल है।
तो ये सारी बातें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है, अगर आप चाहो तो सर्च करोगे तो आप लोगों को भी मिल जाएगी। मैं कोई बहुत ही ढूँढ-ढाँड के नहीं लाई हूँ। जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होती है और शायद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होती, बट मेजॉरिटी आपको मतलब मिल जाएँगी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही डीप डाउन इन्फॉर्मेशन है। हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशंस सुनकर कुछ अलग लग सकता है, बट मेजॉरिटी मैं जो भी बात करती हूँ वो ज़्यादा पीछे की पर्दे के पीछे की बातें नहीं होती हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो बिल्कुल पर्दे के पीछे होती हैं और मैं उनको ढका-छुपा के उनके बारे में बात करती हूँ क्योंकि मैं खुलकर नहीं बात कर सकती। तो ख़ैर, ये खूबसूरत मूवी उन्होंने डायरेक्ट की थी जो नहीं चली थी या चली थी मुझे इतना पता नहीं है। तो संजय चहल बेसिकली बहुत ही टैलेंटेड इंसान है और अभी भी वो काम कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने सीरियल्स वग़ैरह भी डायरेक्ट किए हैं जिसमें से एक फ़िल्मी चक्कर जो ज़ी टीवी पे बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था, सतीश शाह और रत्ना पाठक जी का हम लोग देखा करते थे। फिर नुक्कड़ करके एक शो आया करता था, फिलिप्स टॉप 10 करके एक शो आया करता था तो जो ज़ी टीवी पे आया करता था, मैंने वो भी देखा हुआ है। तो संजय चहल के काम बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएँगे। राम गोपाल वर्मा की कई फ़िल्मों के डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं। उनके पिता बेसिकली आर्ट डायरेक्टर हुआ करते थे। उनकी प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग हुआ करती थी जितना मैं समझ पाई हूँ। तो वो भी एक तरीके से उनका बैकग्राउंड भी इसी प्रोफ़ेशन से था, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें टैलेंट था, उन्होंने अच्छा काम देने की पूरी कोशिश करी, लेकिन एज़ अ डायरेक्टर वो इतने फ़ेमस नहीं हो पाए। उनके डायलॉग्स, उनके सॉन्ग ज़रूर फ़ेमस हुए या उनके सीरियल्स फ़ेमस हुए, लेकिन उनकी फ़िल्में बनाई हुई इतनी फ़ेमस नहीं हुई और दुर्भाग्यवश ये फ़िल्म भी उन्होंने डायरेक्ट की थी। हालाँकि उनके लिखे गाने इस मूवी के बड़े ही ज़बरदस्त थे, जैसे कि निकम्मा किया इस दिल ने। मैं आपको क्या बताऊँ, आज भी मैं ये गाना सुनती हूँ। मैंने इस गाने को एकता कपूर के शोज़ में ही नहीं, बल्कि पहले के ज़माने में टेप रिकॉर्डर आते थे ना, उसमें वो ऑडियो कैसेट्स आती थी, बाकायदा मेरे पास एक ऑडियो कैसेट था जिसमें मैं ये गाना सुनती थी, कितना सुनती थी और सच कहूँ तो आज भी सुनती हूँ। और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो ज़माना मुझे याद आ जाता है। मतलब मैं उस एज में थी, मतलब आज से कई साल पहले मैं एक मासूम एज हुआ करती थी मेरी, तो मुझे वो अपनी मासूम उम्र याद आ जाती है। मतलब वो सारी मेमोरीज़ हॉन्ट करने लगती हैं, किस टाइम पर मेरा मेंटल स्टेट क्या हुआ करता था क्योंकि भई मतलब होते हैं कुछ लोगों का इमोशन होता है ऐसा गानों में, फ़िल्मों में कि कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं फ़िल्में, गाने, जो कि उन लोगों में से एक मैं भी शामिल हूँ। आप लोगों की डेप्थ क्वीन भी शामिल है। तो अब बात कर लेते हैं, मैंने इस मूवी के गानों के बारे में बात कर ली, इस मूवी के जो है डायरेक्टर के बारे में बात कर ली, अब मैं बात करूँगी फ़िल्म की कहानी की। जो एक बड़ी सीधी-सादी है कि जो ईशा देओल है वो बड़े अच्छी फैमिली, जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, पढ़ने को बाहर जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात तुषार कपूर से हो जाती है जो बेसिकली एक स्प्लिट फैमिली से होता है। स्प्लिट फैमिली से मतलब माता-पिता को बचपन में लड़ते हुए देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ईशा से प्यार हो जाता है और फिर ईशा उससे कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन तुषार को करना होता है लिव इन रिलेशनशिप। हालाँकि दोनों के परिवार को इनकी शादी से कोई एतराज़ नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा एतराज़ सिर्फ़ तुषार को होता है क्योंकि उसको शादी नहीं करनी होती है। उसको लगता है हम बिना शादी के रहेंगे, शादी कर हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। अब क्या होता है, अब होता यूँ है
कि जो ईशा होती है समझाती है, उसे मनाती है, पर वो कन्विंस नहीं होता, और एट द एंड ऑफ द डे वो उसको छोड़ के चली जाती है। और फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स उसके लिए जो एक लड़का डिसाइड करते हैं वो उससे शादी करने को तैयार हो जाती है। और फिर होता क्या है कि उधर तुषार को भी ये रियलाइज होने लगता है कि मैं ईशा से प्यार करता हूँ, और मैं, ठीक है, वो जो चाहती है मैं वो करूँगा। और फिर एंड सीन आता है जब खुद ईशा सब कुछ छोड़ छाड़ के तुषार के पास आ जाती है कि चलो हम लिव इन में रह लेंगे, और ठीक है जो तुम्हें करना है हम वैसा कर लेंगे, बट मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनना चाहती। लेकिन तुषार एंड में उससे कहता है कि नहीं, जब तुम मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार हो तो मैं क्यों नहीं, मैं करूँगा तुमसे शादी। और दोनों की शादी हो जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। और उस टाइम पर इस मूवी को बहुत ही बुरा रिस्पांस मिला था। बेसिकली कहा जाता है कि ये तेलुगु मूवी की रीमेक थी। अब मैंने सुना है, अब कितना सच है कितना नहीं मुझे नहीं पता। तो ठीक है, बट कहा जाता है कि इसका स्क्रीन प्ले भी लोगों को पसंद नहीं आया। और क्योंकि ये जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये उतना ज्यादा ओपन नहीं हुआ था जितना कि आज। तो खैर सिचुएशनशिप का जमाना है, लेकिन भाई उस जमाने में लिव इन रिलेशनशिप की बात होती थी। अब तो भाई पति पत्नी आम एक दूसरे को मैरिज में नहीं बल्कि सिचुएशनशिप में एड्रेस करते हैं। तो आप सोचिए कि उस जमाने में लिव इन रिलेशनशिप को पब्लिक ने हकाल दिया था। मैंने मुझे एक्चुअली किसी ने ना, पहले मूवीज के रिव्यू टीवी पर आते थे, शायद अब इतने नहीं आते हैं, बट पहले लोग जब सिनेमा घर से निकलते थे तो रिपोर्टर्स खड़े होते थे लाइव, मतलब एक तरीके से सॉर्ट ऑफ लाइव ही हुआ पब्लिक का रिएक्शन लेना। तो किसी ने मुझे बताया था उस वक्त, काफी पुरानी बात है, किसी ने देखा होगा और मुझे बताया था कि किसी ने इस मूवी का, कोई निकली होगी औरत लड़की, और उससे पूछा होगा आपको ये क्या, दिल ने कहा मूवी कैसी लगी, तो उसने कहा था शिट मूवी है। तो अब आप ये सोचिए कि शिट मूवी है। और मतलब अगर आप इस मूवी को अगर आज यूट्यूब पर देखेंगे ना, तो मैं दावे से कह सकती हूँ आपको ये शिट मूवी नहीं लगेगी। आपको तो ये बहुत सॉर्टेड, बहुत ही मतलब आप कह सकोगे कि नहीं यार इस मूवी में तो कुछ भी नहीं है। जो गंदगी हम आज देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं भी देखते हैं, फिल्मों में ही देखते हैं, वैसी गंदगी आपको नहीं देखने को मिलेगी। वो उस जमाने में ये चीजें भी देखो कितनी मायने रखती थी। देखो जैसा जमाना वैसा फसाना, ये वही वाली बात है। आज अगर आप पलट कर अगर इस फिल्म को देखने जाओ तो आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये कहाँ से शिट मूवी है। जो हम अब देखते हैं उससे बड़ा शिट तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो मतलब एक तरीके से लिव इन को प्रमोट करके भी ना करके बड़े ही इंटेलिजेंटली ये फिल्म बनाई थी, जो बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप हुई थी। और ईशा के लिए बहुत ज्यादा, मैं कह सकती हूँ, ये डिस्टर्बिंग बात थी, क्योंकि ईशा को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था इंडस्ट्री में आए हुए। वो ऑलमोस्ट मतलब साल उनको होने ही वाला था इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी कोई फिल्म चल नहीं रही थी। इसी साल 2002 में ना तुम जानो ना हम नाम की फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान थे, जिसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी बहुत पहले ही कर चुकी हूँ। तो वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी। तो ईशा के लिए बड़ा डिफिकल्ट मामला चल रहा था। वो तो सन 2004 या 5 में, शायद 4 में आई थी। धूम से जो है ईशा के करियर में थोड़ी सी धूम की लहर आई थी। वो धूम मचा ले धूम गाना ईशा को मिला था, जिससे ईशा काफी फेमस हो गई थी। अब ईशा की परफॉर्मेंस को लेकर, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ईशा को एक्टिंग नहीं आती थी, पर वही अच्छी फिल्में नहीं मिली। और जो मिली जिसमें थोड़ा ईशा का काम भी अच्छा था वो चली नहीं। एक गाना मिला ईशा को, धूम मचा ले धूम, पिक्चर भी धूम आई, तो उसमें ज्यादा फायदा अभिषेक बच्चन को हुआ। और फिर उसके बाद तो धूम की फ्रेंचाइजी आई। लेकिन ईशा को कुछ वक्त के लिए फायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ईशा को कुछ फायदा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद ईशा ने कर ली शादी, कर लिए बच्चे पैदा। लेकिन
फिर तोड़ दी शादी। तो अब तो वो अपनी माँ के साथ में रह रही हैं, एक अच्छी जिंदगी बिता रही हैं, और बहुत सारा पैसा है, दो बच्चे हैं, और आज़ादी है, और मदर हैं। तो बस और क्या चाहिए। तो अब ठीक है, अब हो सकता है वो आने वाले वक्त में अपना एक कमबैक करे किसी वेब सीरीज से, या किसी, आप कह सकते हैं मूवी से कमबैक करे, या किसी वेब सीरीज से करे, कुछ भी करे। अब ईशा आज़ाद है, लेकिन ईशा का करियर ज़्यादा चला नहीं, और इसका सबसे बड़ा मुझे लगता है रीज़न एक ये भी था, क्योंकि उन पर काफ़ी प्रेशर था कि वो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इतना प्रेशर भी ना आपके अंदर एक बहुत ज्यादा वो झाका डाल देता है कि आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, और इसी कॉन्शियसनेस में ना आप गलतियां करने लग जाते हो। वो कहते हैं ना, एक छोटे पेड़ का ग्रोथ एक बड़े पेड़ के नीचे नहीं हो सकता। क्योंकि पेरेंट्स क्या होते हैं, ये जो बॉलीवुड वाले होते हैं, ये दूसरों की बेटियों के साथ तो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनको अपनी बेटी के साथ कोई कुछ करे ये गुजारा नहीं होता। और धर्मेंद्र बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ईशा और उनकी जो दूसरी बेटी है अहाना, वो इस इंडस्ट्री में आए। लेकिन ईशा की जिद थी, और ऑफ कोर्स हेमा मालिनी का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट था, क्योंकि वो खुद भी एक्ट्रेस हैं। और जिस तरह की शादी हेमा चला रही थी, तो कहीं ना कहीं देखिए, अब कहने को तो धर्मेंद्र ईशा और अहाना के पिता थे, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेमा मालिनी ने ही फुलफिल करी है, क्योंकि धर्मेंद्र तो अपनी पहली पत्नी और अपने 4 बच्चों के साथ में रहते थे। तो सिंगल हैंडेडली देखा जाए तो हेमा मालिनी ने ही दोनों बच्चियों को संभाला है। तो कहीं ना कहीं होता है कि भाई एक मदर चाहती है कि अगर मेरी बेटी मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि हेमा मालिनी एक इंडिविजुअल थी इस शादी में, कहीं ना कहीं वो भी चाहती होंगी कि मेरी लेगेसी को मेरी बेटियां आगे लेके जाएं। और ईशा का भी फुल सपोर्ट था खुद को कि भाई मुझे कुछ करना है। लेकिन वही वाली बात है कि अच्छे रोल्स नहीं मिले, फिर फिल्में नहीं चली, फिर बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, फिर क्या होता है कि बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं जो आपको गलत लाइन पर लेके जाने लगते हैं। तो हेमा मालिनी काफी पोजेसिव भी थी, क्योंकि उन्होंने खुद इस इंडस्ट्री को इतने करीब से देखा हुआ था। तो इंटरफेरेंस आप कह लो पेरेंट्स का, प्लस आपकी डेस्टिनी ने आपका साथ नहीं दिया, आपको अच्छे रोल नहीं मिले, और आपने खुद पर इतनी मेहनत नहीं करी, और आपने जो है कहीं ना कहीं इंसान की खुद की भी विल होती है कि नहीं यार मुझे करना है, कुछ भी करना है लेकिन मुझे करना है। लेकिन जब इंसान खुद से हारने लगता है ना, तो फिर कहता है ठीक है यार छोड़ो, मारो गोली, करते हैं शादी, नहीं बना मेरा करियर, ठीक है छोड़ो। तो ये बात होती है। और एक शादी एक ऐसी चीज होती है जो मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है लड़कियों को, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन जितनी अट्रैक्ट जल्दी करती है उतना ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी करने लगती है। क्योंकि जब रियलिटी सामने आती है, हनीमून पीरियड खत्म होता है, जब एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी मदर को जिस लड़की ने एक आजादी भरी जिंदगी में देखा हो, हेमा मालिनी एक आजादी ही थी उनके पास, कहने को वो मैरिड थी लेकिन वो हर चीज अपनी विल से कर रही थी। तो उनको नहीं चाहिए था कि कोई उनको जो है डिस्टर्ब करे, कोई उनको जो है परेशान करे। तो जिसकी वजह से जो है वो चाहती थी कि भाई मैं अपनी लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहती। उनको थोड़ी ना किसी सास ससुर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठा के रखी हुई थी, सिवाय 2 बच्चे थे, उनका काम था और उनका पैशन था डांस, वो करती थी। अब यहाँ पर ईशा ने शादी करी, फैमिली में गई, इन लॉज मिले, हस्बैंड मिला, बच्चे मिले। तो मुझे लगता है कि वो कंपैरिजन ईशा को होने लगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक रीजन ये भी था कि ये शादी टूटी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई आ गया है, क्योंकि बहुत हवा चल रही है ना, तो ये दरवाजे खिड़कियां
जो है इधर उधर डोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई आया तो नहीं, मेरे पीछे तो नहीं है, तो मुझे ऐसा फील हुआ, इसीलिए मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई, सॉरी। तो ये जो फिल्म है ये 2002 में आई थी और फ्लॉप फिल्म रही, बहुत ही बुरे तरीके से ये फ्लॉप रही। और तुषार कपूर की एक्टिंग तो मैं ये नहीं कहूंगी कि तुषार एक बुरे एक्टर है, लेकिन वही वाली बात है कि तुषार को लोगों ने एक ऐसे किरदार में ज्यादा पसंद किया जिसकी कोई आवाज नहीं थी। जो गोलमाल की जो सीरीज है रोहित शेट्टी की, उसी में ही तुषार को सबसे ज्यादा पसंद किया गया, या कुछ एक दो मूवीज है जिसमें तुषार की एक्टिंग को अप्रिशिएट किया गया। तुषार की भी ज्यादा फिल्में चली नहीं। हाँ, तुषार की मूवीज के जो गाने थे वो काफी अच्छे थे। उनकी पहली फिल्म मुझे कुछ कहना है का भी मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया था, और जिसे सतीश कौशिक ने बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि जितेंद्र साहब और बबीता जी ने भी अपने करियर के यंग डेज में साथ में काम किया, और इसी वजह से मुझे कुछ कहना है मूवी में भी करीना कपूर जो बबीता जी की बेटी हैं उनके साथ तुषार कपूर की जोड़ी बनी, और फिर उसके बाद हेमा मालिनी के साथ में जो है तुषार की जोड़ी बनी। तो एक तरीके से इस जोड़ी को भी ठीक ठाक ही रिस्पॉन्स मिला। फिल्म नहीं चली लेकिन गाने लोग आज भी सुनते हैं। तो एक तरीके से आप इस मूवी को देख सकते हैं, उस जमाने की सो कॉल्ड बोल्ड मूवी आप इसको कह सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। एकदम आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खिलौना है, ये तो वाली मूवी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कहाँ से ये बोल्ड है। बस एक कॉन्सेप्ट बोल्ड था कि भाई लड़के को लिव इन में रहना है, शादी नहीं करनी है लड़की से। तो ये एक बात थी जो बात फिर एंड में सॉर्ट हो गई, और शादी हो गई, और मूवी खत्म हो गई। तो आप लोग एज अ टाइम पास के लिए अगर कुछ ओल्ड में जाना चाहते हो, कुछ नॉस्टैल्जिया मोमेंट करना चाहते हो, तो ये मूवी देख सकते हो। ऐसा नहीं है, बॉलीवुड में पहले भी बोल्ड मूवीज बनती थी, पर आप एक तरीके से कंपेयर करने की हैसियत से भी इस मूवी को देख सकते हो। आज की मूवी से कंपेयर करने के लिए मुझे लगता है आपको ये मूवी देखनी चाहिए, और मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको इस मूवी में क्या दिल ने कहा है मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आज की हमें वेब सीरीज में मूवीज में देखने को मिलता है। आपको लगेगा ये तो बड़ी नीट एंड क्लीन मूवी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो और मतलब एक वो ज़माना आपको देखने को मिलेगा, 2002 का ज़माना कैसा हुआ करता था, कैसी लव स्टोरीज़ बना करती थी। और सन 2002 तो बॉलीवुड के लिए कोई ख़ासा अच्छा साल भी नहीं था। कुछ बहुत ही मतलब फ़िल्में जिनसे उम्मीद थी वो चल नहीं रही थी, और इसी साल भगत सिंह को लेकर काफ़ी कॉम्पिटिशन हो रहा था। हर कोई भगत सिंह के ऊपर फ़िल्में बना रहे थे, और लेजेंड ऑफ भगत सिंह मैंने देखी थी जो मुझे अच्छी लगी थी। बाकी एक सनी देओल की भी भगत सिंह प्रोजेक्ट लेकर वो आए थे, बट वो काफी पॉपुलर नहीं हुए थे। आई थिंक बॉबी देओल भगत सिंह बने थे, और सनी देओल का भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था उसमें, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। लेकिन लेजेंड ऑफ भगत सिंह अच्छी मूवी थी। और ये साल मैं कहूँगी 2002 अजय देवगन के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अजय देवगन की कंपनी भी शायद इसी साल आई थी। तो मतलब एक तरीके से साल किसी के लिए अच्छा था, लेकिन बॉलीवुड के लिए साल इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि कुछ चुनिंदा फिल्में जिनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो फिल्में चली, और जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी वो फिल्में फ्लॉप रही। और जिनसे शायद एक ही मूवी थी देवदास संजय लीला बंसाली की जो चली, जिससे उम्मीद भी थी, क्योंकि उसके सेट्स, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक इतना ज्यादा हाइप पे था। उस जमाने के हाइप की बात कर रही हूँ, तो वो चली। बाकी ये जो 2002 साल है ये बॉलीवुड को कोई बहुत बड़ी बड़ी फिल्में नहीं दे पाया, और कुछ ऐसी लो बजट की मूवीज हिट रही। लेकिन वही वाली बात है कि उन मूवीज को कोई अवार्ड तो मिले नहीं जो हिट हुई हैं। हाँ, लेजेंड ऑफ भगत सिंह अच्छी मूवी है, और अगर किसी को देखनी है तो जरूर देखिए अगर आपको मिल जाती है। मुझे नहीं पता यूट्यूब पर है या नहीं है। और अजय देवगन का काम अच्छा था। आई थिंक राजकुमार संतोषी ने बनाई थी, किसने बनाई थी मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं।
तो ये कहानी थी और इस कहानी में एक मूवी के साथ-साथ मैंने दूसरी मूवी का भी प्रमोशन कर दिया। तो बस मैं उस साल की बात कर रही हूँ 2002 साल की, क्योंकि मतलब पता नहीं आप लोग जितने मुझे लोग सुन रहे हैं, कितने उस साल से निकल कर लोग आए हैं यहाँ तक, मुझे नहीं पता। जो आज की जो जनरेशन है, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो उस साल से निकल कर आई हूँ और अच्छी-बुरी यादें आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं उस साल की। जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ, अ, हर साल के साथ कुछ ना कुछ आपकी अचीवमेंट्स होते हैं, प्रॉफ़िट्स होते हैं, लॉस होते हैं। भले ही मैं कोई बिज़नेस नौकरी नहीं करती थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स रहते हैं जो ज़िंदगी भर याद रह जाते हैं और वो बहुत काम आते हैं, एक तरीके से एक मेडिसिन की तरह आपके लिए उस वक़्त वर्क करते हैं जब आप बिल्कुल उदास होते हैं, बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि यार क्या था, क्या हो गया? लेकिन फिर जब वो पुरानी मेमोरीज़ आपके दिमाग में आती हैं, वो अच्छी वाली मेमोरीज़ आती हैं, तो वो जो चेहरे पर जो एक स्माइल आती है ना, जो शायद आपके आस-पास के लोग भी आपके चेहरे पर नहीं ला पा रहे होते हैं। तो ये जो मेमोरीज़ होती है ना, ये वो काम कर जाती हैं। तो इसी वजह से मैं जब पुरानी फ़िल्मों के बारे में बात करती हूँ, तो कहीं न कहीं किसी न किसी फ़िल्म से मेरा भी कुछ न कुछ कनेक्शन जुड़ा होता है, कभी भी नहीं भी जुड़ा हुआ होता, लेकिन फिर भी मैं बात करती हूँ। तो पता नहीं आप लोग क्या सोचते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये फ़िल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैंने सोचा कि कोई अच्छी अंडररेटेड मूवी ना बता कर के एक फ्लॉप फ़िल्म ही आप लोगों के बारे में आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँ और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि कोई फ्लॉप मूवी होगी उस वक़्त की, लेकिन आज आप देखेंगे तो आपको वो कल्ट मूवी लग सकती है। तो उसी तौर पर आप उन मूवीज़ को देख सकते हैं, जैसे कि ये क्या दिल ने कहा है मूवी है। गाने डेफ़िनेटली हो सकता है आप लोगों ने सुने हों, मैंने तो बहुत सुने हैं। इनफैक्ट मेरा ना एक बहुत बड़ी मेरी एक इच्छा है कि मैं कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करूँ और सारे जो 90s के जो पार्टी नंबर्स हुआ करते थे हिंदी सॉन्ग्स के या अर्ली 2000 के हुआ करते थे ना, वो सब मैं डीजे में बजवाऊँ और क्या मस्त डीजे बनेगा ना, मतलब वाक़ई आज के गानों में वो मन नहीं है। मतलब आप सुनेंगे तो आपका मन नहीं करेगा डांस करने का, लेकिन कोई 90s और अर्लीज़ 2000 का कोई गाना लगाओगे ना, जो मेरी एज के जो लोग हैं, वो पागल हो जाएँगे। तो ये मेरी एक बड़ी वो है कि कुछ ऐसी पार्टी हो जिसमें ऐसे ही गाने लगे। मैंने पहले भी रिकमेंड किया था आज से कुछ 2 साल पहले न्यू ईयर टाइम पर कि भई जिसको भी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है तो मैं आइडिया देना चाहती हूँ कि आप ऐसा डीजे लगाएँ जिसमें अर्लीज़ 90s के मतलब अर्लीज़ क्या 90s के पूरे ही डांसिंग नंबर हों और साथ ही साथ में अर्ली 2000 के गानों के डांसिंग नंबर्स हों, तो आपकी पार्टी मतलब सुपर डुपर हिट हो जाएगी न्यू ईयर पार्टी। तो भाई जिसको बर्थडे पार्टी करनी है, जिसके बर्थडे पार्टी आ रही है, जिसको अपने बर्थडे पार्टी में डीजे लगवाना है, तो मेरा ये सजेशन है और ये निकम्मा किया इस दिल ने, ये गाना तो ज़रूर बजवाना, मतलब मज़ा आ जाएगा। मतलब रियली मतलब ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब मैं आज भी सुनती हूँ, आप सोचो मैं आज के कोई गाने नहीं सुनती, पुराने मतलब मेरी प्लेलिस्ट है उसमें यही गाने हैं आज से 20-20 साल पुरानी फ़िल्मों के या 90s की फ़िल्मों के जिसको मैं बचपन में सुनती थी। तो वही वाली बात है। बट अब के गानों को आज से 10 साल बाद भी सुना जाएगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। इनफैक्ट मुझे उस वक़्त भी ये रियलाइज़ नहीं होता था कि इन गानों को 90s के गानों को, अर्ली 2000 के गानों को मैं इतने साल बाद अभी भी सुनूँगी। लेकिन इस बात की तो मुझे गारंटी है कि जो अब के गाने हैं, उनको आज से 10 साल बाद तो मैं
सुनना भी नहीं चाहूंगी क्योंकि मुझे याद भी नहीं है, मुझे नहीं पता होता। एक वक्त हुआ करता था कि गाने की ट्यून बजती थी ना, मैं समझ जाती थी अरे ये इस पिक्चर का गाना है, क्योंकि पिक्चरें भी देखते थे, गाने भी सुनते थे, और एक बार सुन के छोड़ा नहीं, कितनी बार सुनते थे, कभी रेडियो पर, कभी कैसेट पर, कभी टीवी पर, मतलब रट जाते थे। और आज भी मतलब अगर एक गाना सुनेंगे ना तो उसकी दूसरी लाइन भी कहीं ना कहीं याद आ ही जाएगी। तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हुए हुए हैं, जो शायद हमें याद नहीं है, लेकिन हमें अगर सुनाया जाए तो हमें एकदम से याद आ जाते हैं। ये कुछ अजीब ही मैजिक है 90s और अर्ली अर्ली 2000 के गानों का। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसे लगते हैं ये गाने, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे चैनल पर कितने कौन से एरा के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि मतलब जो भी मेरे साथ कनेक्ट है वो करीब करीब मतलब मेरी ही आसपास के रेंज के आसपास हैं। और अगर नहीं भी हैं तो भी वो शायद ऐसी चीजों को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को करती हूँ बंद। बहुत जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे एंड यस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, और अगर आप मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक आपको लगता है तो जरूर कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।